देवेंद्र जी कह रहे हैं ना, आपने ना बेसलाइन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की चेंज कर दी है, क्योंकि आपका पिछली बार मैक्सिमम वोट शेयर था, 25% से ज़्यादा वोट शेयर था, और आपके पुराने दोस्त और इस वक्त जो आपके जानी दुश्मन पॉलिटिकल कह सकते हैं उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी का 20% प्लस वोट शेयर था, पर उन्हें पीएम मोदी के नाम पे पूरा वोट मांगा था। अब जितना भी ऑपोजिशन का वोट है, लोग कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी देवेंद्र फडणवीस की रही थी कि उस वोट को स्प्लिट कर दें, और इस बार जितना भी ऑपोजिशन का जो एनसीपी का वोट था, अब वो आधे में बढ़ चुका है, जो शिवसेना का वोट था वो आधे में बढ़ चुका है। क्या इस तहत में ये महायुति बनी थी, या ये जो एनालिसिस है ये आप इससे अग्री नहीं करते? नहीं, देखिए, ये महायुति इसलिए बनी कि 2019 में उद्धव ठाकरे जी ने पीपल्स मैंडेट, लोगों के मैंडेट का कत्ल किया, उस मैंडेट की पीठ में छुरा घोंपा, और केवल पद की लालसा के लिए उन्होंने इतने सालों के हमारी दोस्ती को ठुकराया। और बाला साहब ठाकरे कहते थे, जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाने की आवश्यकता पड़ेगी उस दिन शिवसेना का दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन उद्धव जी ने अपने पिता के वचनों को झूठा ठहराते हुए कांग्रेस का दामन थामा, एनसीपी का दामन थामा। उस समय धीरे धीरे जब उनकी सत्ता आगे बढ़ रही थी तो उनकी पार्टी के लोगों को ये ध्यान में आया, हिंदुत्व छूट गया है, विचार छूट गए, जमीन खिसक रही है, और वहीं उद्धव जी की पूरी राजनीति बेटे के लिए, आदित्य के लिए चल रही है। जो कद्दावर नेता थे उनको कट्टू साइज किया जा रहा था। तो ऐसे समय उन सभी के अस्तित्व का जब प्रश्न निर्माण हुआ तो उन्होंने फैसला किया कि ये गलत चल रहा है, जो पीपल्स मैंडेट है उस मैंडेट में हमने वापस जाना चाहिए। और वो वापस आए, हमारे साथ आए, हमने सरकार बनाई। यही चीज़ एनसीपी में चल रही थी। एनसीपी में 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, हर समय शरद पवार जी ने बीजेपी के साथ आने के लिए स्वयं हमसे बातचीत की। शरद पवार जी ने स्वयं 2014 से शरद पवार जी ने स्वयं हमसे बातचीत की, और ऐन वक्त पर वो पीछे हो गए और अजीत दादा को उन्होंने विलन बनाया। तो अजीत दादा के भी ध्यान में आया कि पार्टी सुप्रिया जी के हाथ में देनी है, इसलिए मुझे विलन बनाया जा रहा है, मेरे लोगों के पर काटे जा रहे हैं, ये पार्टी केवल सुप्रिया जी के लिए चल रही है। तो उन्होंने भी निर्णय लेकर वो भी बाहर आए और हमारे साथ आए। तो ये जो कोई मैंडेट उनका बिखरा, वो हमने बिखरा नहीं है, हमने नहीं बिखेरा है। उनके लालसा के कारण, उनके अहंकार के कारण, सत्ता की चाह के कारण, और परिवार में ही सत्ता रखने की चाह के कारण ये हुआ है। कितनी बार लगभग आपने कहा कि 2014 से शरद पवार जी टू एंड फ्रो करने की कोशिश कर रहे थे और अजीत पवार जी को विलन बना रहे थे, तो लगभग कितनी बार, मतलब आपके मल्टीपल टाइम्स बातचीत हुई? हाँ, 3 बार तो हुई है, मिनिमम 3 बार बिल्कुल हुई है। अब आपने उद्धव ठाकरे जी का जिक्र किया, वो तो मीडिया के अंदर कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे कमिटमेंट दिया था कि मेरे बेटे को वो सीएम के रूप में ग्रूम करेंगे, ऐसा ये सच है कि? देखिए, क्या होता है ना कि आदमी जब बौखलाता है ना तो उसको आभास होता है, अलग अलग प्रकार से उसको चीज़ें दिखाई पड़ती है। उस प्रकार से उनकी परिस्थितियाँ हो गई है। एक हेल्यूसिनेशन कहते हैं ना, ऐसा हेल्यूसिनेशन हो रहा है उनको। तो 5 साल क्यों नहीं कही ये बात उन्होंने? आज 5 साल बाद कहते, कभी कहते थे होम मिनिस्टर साहब ने मुझे वर्ड दिया है, अब कहते हैं देवेंद्र फडणवीस। एक बार वो तय तो कर ले। देखिए, एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सच बोलने के लिए विचार नहीं करना पड़ता, और झूठ बोलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, और झूठ बाहर आता ही है। और एक झूठ को छुपाने के लिए जब आप 10 झूठ बोलते हो, उसमें से 8 झूठ बाहर निकल जाते। ऐसी उनकी अवस्था है। अब उनके झूठ पे से पर्दाफाश हो रहा है। हाँ, ये बात मैं पक्का कहता हूँ कि मैंने उनको ये ज़रूर कहा था कि उद्धव जी, आखिर आप पार्टी तो अपने बेटे को सौंपने वाले हो, तो कम से कम उसको चुनाव लड़ाओ। आपने? हाँ, कम से कम चुनाव लड़ाओ, ताकि देखिए, जो चुनाव लड़ते नहीं है ना, उनको वास्तविकता पता नहीं होती है। स्वाभाविक है। तो कम से कम उसको तो वास्तविकता समझे, ये मैंने ज़रूर कहा था। बाकी मेरा दिमाग ठिकाने पे है, इसलिए मैं ऐसी बात नहीं कहता कि मैं आपके बेटे को मुख्यमंत्री बनाऊंगा।
पर वो तो ऐसे शब्द कहने लग गए, निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग आपके लिए कर रहे हैं। क्या ये डेस्परेशन है क्योंकि वो सत्ता से बाहर हो गए और आपने चुनाव लड़ने की बात की? उद्धव ठाकरे जी ने खुद ने भी चुनाव नहीं लड़ा है, तो आपने क्लियर कहा था कि सिर्फ चुनाव लड़ने की बात की गई थी, आपने कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं किया। उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं। निराशा भी है, हताशा भी है, और निराशा और हताशा के कारण गुस्सा भी है, और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, हार सामने दिख रही है, बड़ी बड़ी बातें की, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ों का गुस्सा हमारे ऊपर निकालते हैं और बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे उनको कद्दावर नेता बोलना ये भी हमारी गलती होगी, ऐसा उनके भाषण सुनकर आज लगता है। कोई गली का नेता भी जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता वो करते हैं। मैंने उनको इतना ही कहा कि मैं भी नागपुर से आता हूँ, उनसे ज़्यादा भयानक शब्द भी मुझे पता है और भाषा भी मुझे आती है, लेकिन मैं कद्दावर नेता हूँ, इसलिए मैं जवाब नहीं देता, वरना जवाब देना बहुत आसान है। देवेंद्र जी, आप क्योंकि ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कल मैं उद्धव जी के भाषण को सुन रहा था, उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर नरेंद्र मोदी के हाथ में देश को दे दिया तो देश भयावह स्थिति के अंदर चले जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश दिया तो केवल भ्रष्टाचारियों के लिए भयावह स्थिति तैयार होगी। देश तो आगे जाएगा, देश विकास करेगा। देवेंद्र जी, ये वाला मैं आपसे हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कल तक जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे वो आज आपके साथ में अलायंस में आ गए। अब मैंने इसमें ना डिटेल में केसेस के ऊपर मैंने स्टडी किया, क्योंकि ये तो है, और मैंने कई में देखा कि कई में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपोज किया हुआ है, केसेस स्टॉल नहीं हुए हैं, कई में कोर्ट का स्टे है, छगन भुजबल हो गया, कई के अंदर अशोक चौहान के केस के अंदर अभी सीबीआई के जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। पर क्या आप देश की जनता को आश्वस्त करते हैं कि जो भी आपके साथ अलायंस पार्टनर्स के अंदर आए हैं उनके अंदर जो पास्ट के केसेस हैं उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो जो जितनी उतनी तीव्रता दिखाएगी जितनी पहले दिखाती थी, प्रोसेस ऑफ लॉ की जो कहते हैं ना टेक्निकलिटीज़ के बीच में केसेस को रफा दफा तो नहीं कर दिया जाएगा? कि हमारा तो बिल्कुल सीधा कहना है, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। किसी का हमने न रोका है न रोकने की कोशिश की है। जैसा आपने कहा, कुछ जगह कोर्ट के निर्णय आए हैं, कुछ जगह कोर्ट के डायरेक्टिव्स आए हैं, उससे जो बदलाव हुआ है वो अलग बात है। बाकी जिनकी केसेस चल रही है वो चलती रहेगी। कोर्ट जब फैसला देगा वो फैसला सबको मंजूर होगा। कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है इसलिए उसकी केस खत्म हो गया, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो ऐसे जब अलायंस में कोई कंडीशन नहीं थी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर एक और कई लोग कह रहे हैं, मैं मीडिया में पढ़ रहा था कि वापस से अगर उद्धव ठाकरे की सीटें कमाई और भारतीय जनता पार्टी एनडीए 35 क्रॉस कर जाएगी तो हो सकता है कि नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस के पहले उद्धव ठाकरे वापस से जो है बीजेपी की महायुति के अंदर शामिल हो जाए। क्या आप कंप्लीट पॉसिबिलिटी को आप डिनाई करते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नीतीश कुमार जी जब थे उनके खिलाफ भी कहा गया था कभी बीजेपी के अंदर ज्वाइन नहीं करते, राजनीति के अंदर पॉसिबिलिटीज होती पर वो फिर आपके साथ आ गए। इस जीरो पॉसिबिलिटी की उद्धव ठाकरे अब आएंगे? आई टोटली रूल आउट। जीरो, कोई भी किसी भी स्थिति में जीरो। अगर कोई राजनीतिक व्यवस्थाएं जरूरत पड़ी तब भी नहीं? कोई व्यवस्था आनी नहीं वाली है। देवेंद्र जी, आपका क्या आंकड़ा है? आप अभी इस वक्त 28 सीटों पर लड़ रहे हैं, पिछली बार 25 में से 23 जीते थे, उसके पहले 24 में से 23 जीते थे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर पूर्ण बहुमत से बनेंगे, उसमें जो स्विंग स्टेट है वो एक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं यूपी के बाद में। आपका क्या आंकड़ा है देवेंद्र फडणवीस जी? कि मुझे जो दिखाई पड़ता है, पिछले समय हमको 41 सीटें मिली थी, उससे कम तो हम नहीं आएंगे, हमको उसके आगे ही बढ़ना पड़ेगा और बढ़ेंगे। और बीजेपी भी पिछले बार हमारी करीब 23 सीटें थी, हम 23 से आगे ही जाएंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, और एक और चीज़ है कि मैं देख रहा हूँ कि पहले जितना रिपीटेडली 400 पार बीजेपी कहती थी और बीजेपी के लीडर्स कहते थे, अभी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। कभी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गुवाहाटी में कहा था 400 पार के आखिरी तरफ बढ़ रहे हैं, पर पहले हर दिन या हर दूसरे दिन ये रिपीट किया जाता था और रैली से भी कहा जाता था। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं बीजेपी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो चुकी है? लोग कह रहे हैं ना अब 400 पार, अब नेताओं को कहने की जरूरत थोड़ी है। पहले तो हम कहते थे, अब जनता कह रही है 400 पार, तो हमको कहने के देखिए, आप नारा कब लगाते हो? जब जनता से बुलवाना है। अब जनता ही कह रही है, जनता हमारे से नारा लगवा रही है।
तो कोई चुनाव में ये जो एकदम से हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव आया है, ये कह रहे हैं लोग कि भाई भारतीय जनता पार्टी अब पहले बात करी थी विकसित भारत की, पहले बात करी थी मोदी की गारंटी की, अब बात करी कि अगर कांग्रेस आई तो SC ST OBC का रिजर्वेशन देके मुसलमानों को दे देगी। तो ये अभी फेज 2 के जस्ट पहले ही ये क्यों आया है? देखिए, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माओवादी माइंडसेट से बना हुआ कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर नहीं आता तो ये सारी चीजें नहीं आती। जिस प्रकार का घोषणा पत्र उन्होंने दिया है उसको एक्सपोज करना हमारी ड्यूटी है। वी आर ड्यूटी बाउंड। हम जनता को बताएं कि देखो तुम्हारे साथ क्या खिलवाड़ होने वाला है, वो बात हम कर रहे हैं। बाकी आप प्राइम मिनिस्टर साहब का भाषण सुनेंगे तो 90% प्राइम मिनिस्टर साहब के मुद्दे ये विकास के होते, विकसित भारत के होते, आम आदमी के होते, गरीबों के होते। 10% मुद्दों में वो जवाब देते हैं और कांग्रेस को एक्सपोज करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि आप ब्रैकेट करना चाह रहे हो कांग्रेस और आपके अलायंस को एंटी हिंदू, और जब ऐसा होगा तो मेजॉरिटी वोट आपकी तरफ आ जाएगा। वो तो हमारे साथ है ही, सारा वोट हमारे साथ ही है, तो ये ब्रैकेट वगैरह करने की जरूरत क्या है? देवेंद्र जी, टुवर्ड्स दी लास्ट पार्ट ऑफ माय इंटरव्यू में आपसे एक जो केस काफ़ी चर्चा के अंदर है महाराष्ट्र के अंदर, जो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है, इसमें और एक्शन लिया जा रहा है, मकूका लग गया है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी इसमें लेटेस्ट क्या है? क्या बिश्नोई गैंग की जो बात हो रही है, क्या महाराष्ट्र के अंदर उसके और भी लोग एक्टिव हैं? क्या इसमें लेटेस्ट है कि दिस वाज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट? देखिए, अभी तक तो कोई उनके बहुत लोग एक्टिव है ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। ये लोग भी बाहर से आए थे, तो ऐसा कोई गैंग यहाँ एक्टिव है और वो कुछ करेगा इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। लेकिन हम नज़र रखे हैं, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन भी है और सच हो झूठ हो, लेकिन अगर थ्रेट परसेप्शन जनरेट कोई करने की कोशिश कर रहा है तो जिनको थ्रेट है उनको प्रोटेक्ट करना ये स्टेट की ड्यूटी है। इसलिए हम सारी चीज़ें जो करनी है आवश्यक वो कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल देवेंद्र जी, आपके लिए, मैंने आपकी पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, आप धीरे धीरे ज़मीन से उठ के शीर्ष पद पे महाराष्ट्र के अंदर पहुंचे हैं। आगे देवेंद्र फडणवीस के लिए क्या, क्योंकि कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए भी ये डू और डाई इलेक्शन है, क्योंकि अब ये पूरे के पूरे इलेक्शंस के अंदर बेसलाइन चेंज हुई है। पिछली बार बीजेपी एक तरफा जीती थी, इस बार एवरीथिंग इज देयर ऑन द लाइन। आपके लिए आगे क्या आपको लग रहा है कि डू और डाई? चुनाव तो डू और डाई जैसे लड़ना चाहिए। पर्सनली आपके लिए भी? पर्सनली मेरे लिए कोई डू और डाई का चुनाव नहीं है, लेकिन मैं इस विचारधारा का आदमी हूँ कि जब आप चाहे लड़ाई लड़ते हो या चुनाव लड़ते हो, अपना सर्वस्व दाव पे लगाना चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए। उस प्रकार से मेहनत मैं कर रहा हूँ, उस प्रकार से मेहनत कार्यकर्ता कर रहे, उस प्रकार से मेहनत नेता कर रहे। इसलिए मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र जो है ये मोदी जी के साथ ही जाएगा। कोई खिचड़ी नहीं पक गई देवेंद्र जी? ऐसा लगता है कि दोनों पहले कुछ अलग थे, सब हो गए, इतने सारे, कोई व्यक्ति आज एक पार्टी में दूसरी तरफ में, थोड़ा दिक्कत नहीं आ रही आपको? थोड़ा बहुत होता है, जब चूंकि सालों से जिनके खिलाफ लड़े उनमें से कुछ हमारे साथ है, कुछ हमारे खिलाफ है, जो हमारे साथ थे वो खिलाफ है, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है, पर इतनी दिक्कत नहीं है। बैटल लाइन्स आर क्लियरली ड्रॉन। पीएम मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा 100%। दोस्तों, मेरे साथ में महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। मेरे साथ जी न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। जी न्यूज।